नमस्ते। नेटवर्क 18 के राइजिंग इंडिया समिट के दूसरे एडिशन में बस अब कुछ ही वक्त बचा है। राइजिंग इंडिया यानी वो मंच जहां देश के दिग्गज अपने विचार साझा करते हैं। इस मंच से आप उन पॉलिटिशियंस, नीति निर्माता, उद्योगपति, खिलाड़ी, अभिनेता और बुद्धिजीवियों को सुनते हैं जो नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। इस साल राइजिंग इंडिया में चर्चा होगी राजनीति से परे देश हित की बात पर। पिछले साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग इंडिया का एजेंडा तय करेंगे। तो शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी से ही करते हैं। पिछले साल राइजिंग इंडिया के मंच पर उन्होंने बताया था कि आखिरकार उनके लिए राइजिंग इंडिया का मतलब क्या है। साथियों, जब हम राइजिंग इंडिया कहते हैं तो पहला भाव अंधेरे से उजाले की ओर जाने का आता है। हम जहां थे, जिस स्थिति में थे, उससे आगे बढ़ने, बेहतर भविष्य की ओर जाने का भाव स्वाभाविक उभर करके आता है। सवाल ये कि फिर राइजिंग इंडिया क्या है? सिर्फ अर्थव्यवस्था की मजबूती राइजिंग इंडिया है? सेंसेक्स का रिकॉर्ड स्तर पर होना ये राइजिंग इंडिया है? विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर होना क्या ये राइजिंग इंडिया है? या फिर रिकॉर्ड विदेशी निवेश आना ये राइजिंग इंडिया है? साथियों, राइजिंग इंडिया का मेरे लिए मतलब है देश के 125 करोड़ लोगों के स्वाभिमान का राइज होना, देश के आत्मगौरव का राइज होना। जब इन्हीं 125 करोड़ लोगों की इच्छा शक्ति एकजुट हो जाती है, उनके संकल्प एक हो जाते हैं, तो असाध्य भी साध्य हो जाता है, असंभव भी संभव बन जाता है। देवी और सज्जनों, चाहे देश का उदय हो या फिर किसी समाज और व्यक्ति का, अगर बराबरी का भाव नहीं होगा तो न संकल्प सिद्ध होंगे और न ही समाज। और इसलिए अगर एक विजन के तौर पर देखें तो हमारी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर असंतुलन के इस भाव को खत्म करने का निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, कॉरपोरेट जगत में एक बात प्रचलित है कि यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर। हमने भी न सिर्फ इस मंत्र को अपनी कार्य पद्धति में अपनाया है, बल्कि इसे हम और भी आगे लेकर के गए हैं। मेजर टू मैनेज एंड मैनेज टू क्रिएट मास मूवमेंट। जब मास मूवमेंट बनता है, जब व्यापक स्तर पर सरकार और जनता की भागीदारी होती है, तो उसके रिजल्ट भी बेहतरीन होते हैं, दूरगामी होते हैं। मैं आपको देश के हेल्थ सेक्टर का उदाहरण दूंगा। हम हेल्थ सेक्टर को मल्टी सेक्टोरल तरीके से आगे बढ़ाते हुए इसमें 4 पिलर्स पर ध्यान दे रहे हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केयर, सप्लाई साइड इंटरवेंशन, मिशन मोड इंटरवेंशन। हमने इन चारों विषयों पर एक साथ फोकस किया है। देश में हेल्थ केयर के लिए सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री हो और वो अकेली ही काम करती रहे तो इससे सिर्फ साइलोस बनते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। हमारा प्रयास रहा है नो साइलोस ओनली सॉल्यूशंस। इसका परिणाम देखिए कि 2014 तक
पूरे भारत में 6.5 करोड़ शौचालय थे, लेकिन अब 13 करोड़ घरों में शौचालय है, यानी 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। आज देश में सैनिटेशन कवरेज 38% से बढ़कर करीब करीब 80% हो चुकी है। यह बढ़ोतरी भी 2 गुना से ज्यादा है। और अब 1981 में आप देखिए, ये 1% था, आज वो 78 पहुंचा है और 2014 तक ये 39 था। काम का स्केल और रफ्तार, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। देश के लोगों में, देश को चलाने वाली व्यवस्थाओं में किस तरह का एक हौसला पैदा हुआ है, एक भरोसा आया है। जो परिवर्तन लोग अपने सामने देख रहे हैं, अपने जीवन में देख रहे हैं, उससे हर भारतीय में ये विश्वास आया है कि 21वीं सदी का भारत अपनी कमजोरियों को छोड़कर, अपने बंधनों को तोड़कर भारत आगे बढ़ सकता है। पिछले साल राइजिंग इंडिया समिट में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन के लिए खूब तालियां बजी थी। राफेल विमान पर उठ रहे विवादों के बीच देश की पहली महिला रक्षा मंत्री ने हर सवाल का सामना बखूबी किया और आखिर में वो अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ सेल्फी लेना भी नहीं भूली। You made an impassioned plea for Make in India in defense, about kickstarting Indian industries and them helping the defense supply chain. But has it really kicked off? Because government's own data seems to suggest that out of the 144 contracts given out in the last 4 years, the average delay is about 52 months. The accepted delay in defense contracts is about 13 to 16 months. So has there been a mismatch between what has been promised and, as the opposition says, the slogans and what is actually translating on the ground? Well, I'm not so much worried about the opposition saying. Sure. But it is a reality that even if we open up, there are times when you're working under a given framework of rules or under a policy which itself needs a bit of tweaking. And that's why, even as I said in my opening statement, Make in India, the Prime Minister announces from the ramparts of the Red Fort, after which we have made some policy changes. But as we go along, when we hear from the stakeholders that more is to be done, we have kept changing. And that is why we are now very confident that the changes with which the new defense procurement policy is going to be announced sooner, a lot more of what has been the takeaways from the interaction from the stakeholders will be incorporated and will make it even more simpler. And even as it is, I think a few things have been announced. Nearly 21 such projects have been taken out to be given to the Indian private sector. Sure. And also we have said you don't have to wait for us to announce an acceptance of necessity for something that we want. Instead, if you think you have something to contribute, suo motu, you can come and we will take on that idea. Third, we've also made a very clear sort of commitment that if after the trials are proven that your product is good enough, we shall not retract our commitment. Okay. So that is something which will give confidence to the investors. You're the first ever woman Raksha Mantri. You broke a glass ceiling by assuming that post. Many are now asking the question, we now have women fighter pilots. When are we going to see women in combat roles in the army? I mean, I know this is a long shot. I don't know if it'll happen in your lifetime or mine, but a woman service chief. This is a matter in which I think I've said quite a few times that we are not averse to having women in all activities of the forces. But now the matter is at various levels in different courts all over the country. Whether it relates to those women who are in the short service commission who would want to move over to permanent commission, or other women who have already reached that
gray area of having completed the short service and wanting to move, but we have not removed them, we have kept them, are they there or not? Several cases are in the courts. Now, even if I want to take one decision today, I have to understand the implication of that decision on the various cases which are lying in the court. So this is a bit complicated, only to that extent, complicated for nothing else, but the fact that it is still in the court, at different courts. So we are taking step by step some kind of a position with which end of the day we open it all up for women too. We are not averse to it. आपको याद होगा पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों में बीजेपी को बड़ी हार मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना ही गढ़ गोरखपुर हार गए थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी फूलपुर की सीट नहीं बचा पाए थे। इस हार के कुछ ही दिन बाद योगी आदित्यनाथ राइजिंग इंडिया समिट के मंच पर आए थे। इस हार पर उनसे खूब बात हुई। इस पर भी बात हुई कि क्या यूपी के सीएम के लिए नोएडा आना अशुभ होता है। और हां, बातचीत में राम मंदिर का मुद्दा भी था। उपचुनाव में एक तो लोकल इश्यू होते हैं, दूसरा कार्यकर्ता और हमारे मतदाताओं के बीच में यह था कि भाई ये तो सीएम की या डिप्टी सीएम की सीट है, यहां तो जीतना ही है। तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति निश्चिंत था कि जीतना ही है और हम जीत रहे हैं। तो कोई घर में बैठा रहा, मतदान करने के लिए नहीं गया, डोर टू डोर कन्वेंसिंग के लिए नहीं गया, अन्य तरीके से केवल जीत के आंकड़े काउंट करता रहा। और उसका खामियाजा क्या हुआ कि मतदान का प्रतिशत, पोलिंग परसेंटेज गिरते ही भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीटों पर हार के रूप में इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और अब जब ये हो गया है तो हर तरह का विश्लेषण आ रहा है। कोई कह रहा है कि हमने तो योगी जी को साफ मना किया था, नोएडा मत जाओ, नोएडा जो जाता है हार जाता है। आप फिर भी आए, दिसंबर में नोएडा मेट्रो के इनॉग्रेशन के लिए आए और ये हो गया। अब उनको फिर बोलने का मौका मिल गया है। आप इसके बाद भी नोएडा आएंगे? हाँ, मेरा तो नोएडा में बहुत शीघ्र कार्यक्रम लगने वाला है। एक योगी के रूप में अशुभ को शुभ करने के लिए ही मैं जाता हूं। उत्तर प्रदेश की अराजकता जो अशुभ का प्रतीक था, उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार जो अशुभ का प्रतीक था, उत्तर प्रदेश में गुंडागिर्दी जो अशुभ का प्रतीक था, इसी के लिए हमारी पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश में भेजा है जिससे मैं शुभ कर सकूं, और उसी के लिए मैं उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा हूं। ये चुनावी मुद्दा बनेगा फिर से? राम मंदिर का मुद्दा, देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है, एक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यह हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। चाहे फैसला आए या ना आए। देखिए, मैं आशावादी हूं और मैं ये मानता हूं कि फैसला आएगा। और आप ये मानते हैं आपके पक्ष में आएगा या हिंदू पक्ष में आएगा? भाई, आप ये क्यों मानते हैं कि नहीं आएगा? हम तो सिर्फ अनुभव की बात कर रहे हैं, जो देखा है उसकी बात कर रहे हैं। आप क्यों मानते हैं कि आएगा? भाई, मैं उसी अनुभव आधारित, जो आपका अनुभव, उसी अनुभव आधारित बोलता हूं कि फैसला आना चाहिए। सौहार्द के लिए, विकास के लिए, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही एक समस्या के पटाक्षेप के लिए।